हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। पिछले वीडियो में हमने ट्राइंग टू ग्रो की कंप्लीट समरी कवर की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखो, क्योंकि आज का वीडियो डायरेक्टली समरी के ऊपर बिल्ड करता है। आज हम एनालिसिस करेंगे फिरदौस कंगा, ऑथर का डिटेल्ड बैकग्राउंड। फिरदौस कंगा का जन्म 1960 में बॉम्बे में हुआ, एक पारसी फैमिली में। और उनके बारे में सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो तुम्हें याद करनी है वो ये है कि वो इंडिया के फर्स्ट ऑथर माने जाते हैं जिन्होंने एक बाइसेक्सुअल प्रोटैगनिस्ट के अराउंड एक पूरी नॉवेल लिखी। यह एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इंडियन लिटरेचर में, क्योंकि सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी दोनों टैबू सब्जेक्ट्स हैं इंडियन सोसाइटी में, और कंगा ने दोनों को एक साथ ऑनेस्टली, ह्यूमरसली और विदाउट अपोलजी एक्सप्लोर किया। कंगा खुद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ पैदा हुए थे, यानी ब्रिटल बोन डिजीज। इसमें बोन्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं और बहुत आसानी से टूट सकती हैं। इसी कंडीशन की वजह से कंगा ने अपना ज़्यादातर बचपन घर पे बिताया। रेगुलरली स्कूल नहीं गए, कभी कभी फैमिली के साथ मूवीज देखने निकलते थे। बस इतना ही बाहर निकलना होता था। घर पे रह के क्लास 4 तक पढ़े, फिर कैंपियन स्कूल मुंबई में एनरोल किया, लेकिन सिर्फ एग्जाम्स देने जाते थे, रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। यह सब डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सीधा नॉवेल में ब्रिट के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है। कंगा 4 फीट के थे और उन्हें पहली व्हील चेयर 19 की उम्र में मिली। यह एक बहुत सिग्निफिकेंट डिटेल है। जो मोबिलिटी की फ्रीडम हम सबको नेचुरली मिलती है, वो कंगा को 19 साल की उम्र तक नहीं मिली। तब जाके वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। घर पे कन्फाइंड रहने की वजह से कंगा ने खुद को लिटरेचर की दुनिया में डूबा दिया। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि उनके फेवरेट राइटर्स में जेम्स बॉल्डविन और E.M. फॉस्टर थे। दोनों ओपनली गे राइटर्स थे, और आइरिस मर्डॉक जैसी इंग्लिश फीमेल नॉवेलिस्ट्स भी थीं। यह उनके लिटरेरी टेस्ट और वर्ल्ड व्यू को शेप करते थे। फैमिली चाहती थी कि वो सॉलिसिटर बने, लॉ परस्यू करें। ये भी नॉवेल में डायरेक्टली आया है। ब्रिट भी एक पॉइंट पे सॉलिसिटर बनना चाहता था साइरस की वजह से। कांगा ने लॉ परस्यू नहीं किया, उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी और 1987 में ब्रिटिश काउंसिल की शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन में प्राइज जीता। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की, फिर 1989 में लंदन शिफ्ट हो गए। लंदन शिफ्ट के बाद उनका राइटिंग करियर शुरू हुआ। 1990 में ट्राइंग टू ग्रो पब्लिश हुई, पहला नॉवेल। अगले साल हेवन ऑन व्हील्स आई, एक ट्रैवलॉग यूके के एक्सपीरियंसेस के बारे में जिसमें स्टीफन हॉकिंग से उनकी मीटिंग का भी जिक्र है। 1997 में सिक्स्थ हैप्पीनेस फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखी जो इस नॉवेल पे बेस्ड थी, और उन्होंने खुद ब्रिट का रोल प्ले किया। 1999 में क्रिकेट और भारतनाट्यम सेल्फ में भी काम किया। सेटिंग, जॉनरे और क्रिटिकल रिसेप्शन। अब नॉवेल के बारे में बात करते हैं। ट्राइंग टू ग्रो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सेट है, स्पेसिफिकली बॉम्बे में 1970s में। नॉवेल क्लियरली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। ये टर्म एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कुछ चीजें कांगा की रियल लाइफ से हैं, कुछ फिक्शनल हैं। ब्रिट कांगा का ऑल्टर ईगो है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नॉवेल के दो मेन एंगल्स हैं, पहला डिसेबिलिटी, दूसरा पारसी कम्युनिटी। इन दोनों को समझना जरूरी है। पारसी कम्युनिटी का एंगल इंटरेस्टिंग है। मैथ्यू और नागेश का ऑब्जर्वेशन है कि कांगा का नॉवेल द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द कम्युनिटी को नॉस्टैल्जिया, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड ह्यूमर के साथ रिकॉल करता है। ब्रिटिश रूल से पहले पारसीज एग्रीकल्चरल लाइफ जीते थे। ब्रिटिश आने के बाद उन्होंने वेस्टर्न कल्चर, स्पेशली ब्रिटिश कल्चर को डीपली एम्ब्रेस किया और खुद एक एलीट अर्बन कम्युनिटी की तरह एस्टैब्लिश किया। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में यह आइडेंटिटी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैथ्यू और नागेश एक फ्रेजेस यूज करते हैं, फेट ऑफ द कॉलोनियल एलीट, जो तान्या लूरमन ने ओरिजिनली दिया था। जिस कम्युनिटी ने कॉलोनियल रूल के थ्रू अपना प्रोमिनेंस बिल्ड किया था, वो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में अनसर्टेन पोजीशन में थी। नॉवेल में यह सेरा के कैरेक्टर में क्लियरली दिखता है। वो इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद भी कहती है कि उसने एन ओथ टू किंग एंड कंट्री लिया था और वो उसे निभाएगी। यह एक पारसी कम्युनिटी का ब्रिटिश कल्चर के साथ इतना डीप अलाइनमेंट दिखाता है कि आज़ादी के बाद भी वो मेंटली वहाँ थी। अब जॉनर की बात करते हैं। नॉवेल को बिल्डुंगसरोमान की तरह पढ़ा जा सकता है। यह जर्मन टर्म है।
बिल्डुंगसुरमान एक ऐसा नॉवल होता है जो एक कैरेक्टर की मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ को ट्रैक करता है, यूजुअली चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक। जॉन सी हॉली इस नॉवल के बारे में कहते हैं कि ब्रिट अपनी अवेकनिंग सेक्सुअलिटी डिस्कवर करता है साइरस और एमी के एनकाउंटर्स में। वो कहते हैं कि द रिलेटिवली इडिलिक वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड सून पासेस और लॉसेस आते हैं, डॉली का अमेरिका जाना, सैम का डेथ, टीना का गुम हो जाना, सेरा की डेथ। हॉली कहते हैं कि ये सब इवेंट्स पोटेंशियली मेलोड्रामेटिक बट रिकाउंटेड सिंपली हैं क्योंकि कांगा ड्रामेटिक नहीं है, वो सिंपल और ऑनेस्ट है। और इन सब लॉसेज के बाद ब्रिट खुद को फ्री फील करता है, अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए नए तरीके से। क्रिटिकल रिसेप्शन मिक्स्ड थी। मारिया काउटो ने नॉवेल को रिमार्केबल कहा। उनका पूरा कोट इम्पॉर्टेंट है। Remarkable for its unself-conscious detailing of what it is like to be 4 foot nothing, to move only with the aid of a wheelchair, and to have a soul which yearns and a body bursting with irrepressible sexuality. ये कोट एग्जाम में साइट करो। दूसरी तरफ जी आर तनेजा ने फील किया कि नॉवेल लैक्स अ सब्सटेंशियल सेंटर। दोनों कोट्स याद रखो। नैरेटिव स्टाइल नैरेटिव स्टाइल का सेक्शन कमेंट ऑन ब्रिट एज अ नैरेटर टाइप क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। नॉवेल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है। ब्रिट खुद नैरेटर है। हम दुनिया एक्सक्लूसिवली उसकी नज़र से देखते हैं। ये एक बहुत इंटीमेट कनेक्शन क्रिएट करता है रीडर्स के साथ। ब्रिट की सबसे बड़ी क्वालिटी एज अ नरेटर ये है कि वो ब्रूटली ऑनेस्ट है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में जजमेंटल नहीं है, अपने दोस्तों के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में भी नहीं। वो सैम के इरेशनल ट्रीटमेंट्स डिस्क्राइब करता है बिना उन्हें कंप्लीटली कॉन्डेम किए। वो सेरा की ओवर प्रोटेक्शन डिस्क्राइब करता है बिना उन्हें विलेन बनाए। वो अपनी कन्फ्यूजन के बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ओपनली बात करता है। सेल्फ पिटी का कंप्लीट एब्सेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिट अपनी डिसेबिलिटी को लेकर कभी भी बेचारा वाली फीलिंग प्रोजेक्ट नहीं करता। ओवरऑल टोन कॉमिक है। वो पारसी कैरेक्टर्स के बारे में जेंटल ह्यूमर यूज करता है। वो दूसरों की रिडिक्यूलसनेस को ऑब्जर्व करता है और हमें भी देखने देता है। ब्रिट की वल्नरेबिलिटी रियलिस्टिक और नॉन ड्रामेटिक है। जब सैम की डेथ होती है, ब्रिट कहता है कि वो टीयर्स से भर गया, लेकिन ये ड्रामेटिक इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं है। वो सिंपली स्टेट करता है, ये रिस्ट्रेंट डेलिब्रेट है और ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाता है। नॉवेल पढ़ते वक्त अक्सर हम भूल जाते हैं कि ब्रिट कितने साल का है। वो इतने नेचुरली हम में ब्लेंड हो जाता है और एज एक्सप्लिसिटली ट्रैक नहीं की जाती, इसलिए हमें क्लोज रीडिंग करनी पड़ती है। थीम वन, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम, डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन। ये एग्जाम में लार्जेस्ट सेक्शन है। रेनू अडलखा का एक फाउंडेशनल ऑब्जर्वेशन है। वो कहती हैं कि इंडिया में हिस्टोरिकली डिसेबल्ड लोगों को मेडिकल एनॉमलीज, हेल्पलेस विक्टिम्स एंड ए लाइफ लॉन्ग बर्डन ऑन फैमिली एंड सोसाइटी की तरह पोर्ट्रे किया गया है। उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी का रेफरेंस दिया है। मंथरा रामायण में जो हंचबैक थी और नेगेटिव कैरेक्टर थी। शकुनी महाभारत में जो लेम था और ईविल था। इंडिया में कर्मा का लॉ यह कहता था कि डिसेबिलिटी पास्ट लाइफ के मिसडीड्स की पनिशमेंट है। अडलखा का ऑब्जर्वेशन ये है कि ये नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस डिसेबल्ड पीपल के बारे में न सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करते हैं मार्जिनलाइज करना, बल्कि डिसेबल्ड पीपल खुद भी इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं और ये इंटरनलाइजेशन पैसिविटी, डिपेंडेंसी, आइसोलेशन और लो सेल्फ एस्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिसेबिलिटी के 3 मॉडल समझो। ये एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। पहला है मॉरल मॉडल। इस मॉडल में डिसेबिलिटी को पिछले जन्म के पाप की सजा माना जाता है, बैड कर्मा का रिजल्ट। नॉवेल में ऑक्यूलिस्ट का सीन याद है। डॉक्टर ने ब्रिट से कहा कि यू आर अ विकेड बॉय एंड गॉड हैज पनिश्ड यू। ये एग्जैक्टली मॉरल मॉडल है। डिसेबिलिटी को एक मॉरल फेलिंग की तरह ट्रीट करना, एज इफ डिसेबल्ड पर्सन ने कुछ गलत किया हो। दूसरा है चैरिटी या वेलफेयर मॉडल। भट्टाचार्य इस मॉडल को यूँ डिस्क्राइब करती हैं कि डिसेबल्ड पर्सन्स को नॉन डिसेबल्ड के सिंपथी, चैरिटी एंड असिस्टेंस पे डिपेंडेंट माना जाता है। वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोगों की चैरिटी पे चलते हैं। नॉवेल में सेरा का बिहेवियर इस मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो ब्रिट को बात करती है, ड्रेस करवाती है, सबको बताती है कि वो कितना बेचारा है। डेफार्जस साइरस से मिलने पे तुरंत कहती है पुअर हैंडीकैप्ड बॉय।
एमी की माँ कमेंट करती है कि ब्रिट के हैंडीकैप्ड फ्रेंड्स होंगे। ये सब चैरिटी मॉडल का रियल लाइफ एक्सप्रेशन है। तीसरा है मेडिकल मॉडल। इस मॉडल में डिसेबिलिटी एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो फिक्स होनी चाहिए। सैम का पूरा कैरेक्टर मेडिकल मॉडल है। वाघ बाबा के पास जाना, पर्ल पाउडर, बोन मैरो, आलमंड ऑयल, सब कुछ ब्रिट को क्योर करने की कोशिश। वो डिसेबिलिटी को एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम मानते हैं। सेरा भी हाफ ऑफ द नॉवेल में यही मॉडल फॉलो करती है। अब इन तीनों के अगेंस्ट सोशल मॉडल है, जो सही मॉडल है। सोशल मॉडल कहता है कि प्रॉब्लम डिसेबल्ड पर्सन में नहीं है। प्रॉब्लम वो सोशल बैरियर्स हैं, वो एटीट्यूड्स हैं, वो एनवायरनमेंट्स हैं जो डिसेबल्ड लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। ब्रिट का एक ही ऑब्जर्वेशन यही सोशल मॉडल एक्सप्रेस करता है। वो कहता है, आई वॉज परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस माई सेल्फ, बट यू नो हाउ इट इज। When you can't do some things, people feel you can't do anything. ये सोशल मॉडल का एसेंस है। एबिलिटी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करने की वजह से पूरी इनकम्पिटेंस असह्यूम करना, ये सोसाइटी की फेलियर है, डिसेबिलिटी नहीं। नॉवेल में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यह भी है कि सैम और सेरा पहले हाफ में डिनायल में है। वो बार बार होप करते हैं कि ब्रिट नॉर्मल हो जाएगा। ये डिनायल डिसेबिलिटी को एक टेम्पररी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना है, जो फिक्स हो जाएगी। ये एटीट्यूड भी प्रॉब्लमेटिक है। ब्रिट का इंटरनलाइज्ड सेल्फ डिस्गस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एग्जाम के लिए। वो दूसरे डिसेबल्ड लोगों को देख के शडर करता है और सोचता है कि वो भी ऐसा ही अगली एंड पैथेटिक लगता होगा। साइरस के साथ स्विमिंग से इसलिए डरता था क्योंकि वो अपना ऑस्टियोवार्ड बॉडी नहीं दिखाना चाहता था। वो मिरर्स से नजर चुराता है, कहता है कि नॉट ऑल द कॉस्मेटिक सर्जन्स इन अमेरिका कैन मेक मी लाइक लुकिंग एट माई सेल्फ। वो वंडर करता है कि एमी उसे किस क्यों कर रही है। यह इंटरनलाइज्ड एबलिज्म है। सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड्स को ब्रिट ने खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और नॉवेल की पूरी जर्नी इस इंटरनलाइज्ड डिस्गस्ट से सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ है। एमी का बीच पे ब्रिट को किस करने वाला सीन भी डिसेबिलिटी स्टीरियोटाइपिंग का पावरफुल एग्जाम्पल है। सोसाइटी की रिएक्शन क्या थी? लोग ओपनली स्पेकुलेट करने लगते हैं कि एमी ब्रिट के साथ क्यों है। कोई कहता है वो रिच होगा, कोई कहता है एमी में कुछ अंदर से खराब होगा इसलिए किसी से शादी नहीं हो रही और इसे क्रिपल से करनी पड़ रही है। ये एटीट्यूड्स डायरेक्टली दिखाते हैं कि सोसाइटी एक डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड पर्सन के बीच जेन्युइन लव एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। थीम 2, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी का इंटरसेक्शन, ये दूसरा मेजर थीम है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सेक्स और सेक्सुअलिटी ऑलरेडी एक टैबू सब्जेक्ट है और जब डिसेबिलिटी के साथ सेक्सुअलिटी कंबाइन होती है तो टैबू और भी कंपाउंड हो जाती है। रिमझिम भट्टाचार्य, एक इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी स्कॉलर, कहती हैं कि डिसेबिलिटी को पॉपुलर इमेजिनेशन में सेक्सुअल डिजायर के साथ इनकॉन्ग्रुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी माना जाता है। मीनिंग, एक डिसेबल्ड पर्सन को सोसाइटी ना तो एक डिजायरिंग सब्जेक्ट मानती है, ना एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। डिसेबिलिटी और सेक्सुअलिटी कभी साथ नहीं देखी जाती। रोजमेरी गारलैंड थॉमसन, अन्ना मोलो, रॉबर्ट मैक्रूअर और मार्गरेट चिल्ड्रिक जैसी डिसेबिलिटी स्कॉलर्स ने यह कंसिस्टेंटली पॉइंट आउट किया है। भट्टाचार्य यह भी कहती हैं कि अगर सेक्स और डिसेबिलिटी कभी पॉपुलर कल्चर में लिंक होते हैं तो या तो मार्वल किया जाता है, मार्वल मतलब हैरान होना कि इतना भी हो सकता है, या फिर मार्जिनलाइज किया जाता है। डिसेबल्ड पर्सन की सेक्सुअलिटी को या तो ट्रैजिक डेफिशिएंसी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है या फिर फ्रीकिश एक्सेस की तरह। दोनों डीह्यूमनाइजिंग है। नॉवेल में यह एटीट्यूड बहुत क्लियरली जेरू के एक मोमेंट में दिखता है। वो कैजुअली कह रही होती है, व्हेन आई से मैन आई मीन मैन, और फिर ब्रिट के लिए अपोलोजाइज करती है। इस मोमेंट पे ब्रिट का रिस्पॉन्स नॉवेल की मोस्ट पावरफुल लाइंस में से एक है। आई वॉजंट मेल, नॉट टू देम, द मैजिक मिरर्स ऑफ देयर माइंड्स हैड इन्वेंटेड अ फॉर्मूला, ऑस्टियो इक्वल सेक्सलेसनेस, ऑस्टियो इक्वल सेक्सलेसनेस। ये फॉर्मूला ब्रिट के बारे में सोसाइटी का असम्पशन है क्योंकि वो डिसेबल्ड है। वो मेल ही नहीं है उनकी नज़र में, वो सेक्सुअल बीइंग ही नहीं है। ये कंप्लीट डीह्यूमनाइजेशन है। सेरा और सैम भी डायरेक्टली कहते हैं कि ब्रिट कभी शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे। वो ये कैजुअली डिस्कस करते हैं जैसे ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो। उन्हें ये नहीं लगता कि ये सुन के ब्रिट हर्ट होगा क्योंकि उनके लिए ये रियलिटी है। और एक सोबरिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ब्रिट खुद भी ये एटीट्यूड कैरी करता है दूसरों के बारे में। टीना के बारे में जब रूबी कहती है कि इफ शी लूजेस रोहित
She'll probably never find anyone else. You know how it is for handicapped people. ब्रिट एग्री करता है और ब्रिट खुद टीना को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो अ डेफ गर्लफ्रेंड नहीं चाहता था। डिसेबल्ड पर्सन भी डिसेबल्ड पर्सन के बारे में वही असम्पशंस कैरी करता है जो सोसाइटी कैरी करती है। ये इंटरनलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेनू अडलखा का ऑब्जर्वेशन ये है कि सेक्सुअलिटी इज एन एरिया ऑफ डिस्ट्रेस, एक्सक्लूजन एंड सेल्फ डाउट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। वो कहती हैं कि डिसेबल्ड पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बॉडीज को एसेक्सुअल की तरह रिजेक्ट करें। उन्हें पेरेनियल अगली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा जाता है और उनकी ह्यूमन कांटेक्ट, अफेक्शन और इंटीमेसी की नीड्स इग्नोर की जाती हैं। लेकिन कांगा ने यहाँ एक रिबेलियस मूव किया। ब्रिट फियरलेस है अपनी डिजायर्स के बारे में बात करने में। वो साइरस के बारे में जो फील करता है उसे ओपनली डिस्क्राइब करता है। वो एमी के बारे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्लोर करता है। वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ऑनेस्टली कंफ्यूज रहता है और वो कंफ्यूजन एक्नॉलेज करता है। ये अपने आप में एक रेडिकल एक्ट था इंडियन लिटरेचर में। टीना और ब्रिट का कॉन्ट्रास्ट डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है। ब्रिट, एक डिसेबल्ड मैन, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करता है, एमी से प्यार करता है, फिजिकल इंटीमेसी एक्सपीरियंस करता है और अल्टीमेटली सेल्फ एक्सेप्टेंस पे पहुंचता है। टीना, एक डिसेबल्ड वुमन, एक रिलेशनशिप में स्टेप लेती है और फॉकलैंड रोड में डिसअपियर हो जाती है। भट्टाचार्य का ऑब्जर्वेशन ये है कि when disabled women attempt to subvert the passive, dependent, weak identity assigned to them by gender and disability, it has significantly adverse consequences, particularly in the social context of India. टीना वो आइडेंटिटी सबवर्ट करने की कोशिश करती है और सोसाइटी उसे पनिश करता है सेवियरली। मेजर कैरेक्टर्स की डिटेल्ड एनालिसिस। अब कैरेक्टर्स एग्जामिन करते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ब्रिट का कैरेक्टर। ब्रिट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट नहीं, नैरेटर भी है। हम पूरी नॉवेल उसकी आंख से देखते हैं। वो 8 साल में मिलता है और अर्ली 20s तक हम साथ हैं। वो ग्रोइंग करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली। ब्रिट की एक डिफाइनिंग क्वालिटी ये है कि वो इंटेलेक्चुअली क्यूरियस और वेल रेड है। लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री, ये सब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो एक पोटेंशियल राइटर है जिसे दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मैडम मानिका शॉ, डॉली, साइरस, एमी, सब उसे राइटिंग के लिए एनकरेज करते हैं। नॉवेल की जर्नी में वो राइटिंग को वोकेशन की तरह डिस्कवर करता है। ब्रिट इनिशियली डीपली डिपेंडेंट है फिजिकली, लेकिन वो खुद इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो क्लियरली स्टेट करता है कि वो खुद बात कर सकता है, ड्रेस हो सकता है, लेकिन सेरा और डॉली उसे करने नहीं देती। वो पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन से फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन ओपनली रिबेल नहीं करता इनिशियली। ब्रिट की सेल्फ इमेज नॉवेल की सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जर्नी है। वो इंटरनलाइज्ड डिस्गस्ट से शुरू करता है अपने बारे में और आई लाइक द वे आई लुक्ड पे ख़त्म करता है। ये जर्नी लिनियर नहीं है। वो आगे बढ़ता है, पीछे आता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद को लाइक करना सीखता है। साइरस का कैरेक्टर। साइरस डिफार्ज की कजिन के बेटे के रूप में एंटर करता है और ब्रिट की जिंदगी में एक कंप्लीट शिफ्ट लाता है। वो पहला इंसान है जो ब्रिट के साथ एब्सोल्युटली नॉर्मली बिहेव करता है। पिटी नहीं, चैरिटी नहीं, डिसेबिलिटी फोकस्ड कमेंट्स नहीं। वो ब्रिट से बात करता है जैसे वो किसी भी दोस्त से करता। साइरस का एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर ये है कि जब ब्रिट खुद को पैथेटिकली प्रेजेंट करता है, साइरस उसे शट डाउन करता है। स्टॉप लुकिंग लाइक ऑस्टियो ब्रिट। वो ब्रिट की सेल्फ पिटी को अलाउ नहीं करता। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डायनेमिक है। वो ब्रिट का बेस्ट फ्रेंड है और उसी वजह से वो उसकी पिटी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन साइरस एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो रूबी और एमी दोनों के साथ सिमल्टेनियसली इन्वॉल्व था। वो दोनों से झूठ बोलता था। वो एडमिट करता है कि वो रिलेशनशिप्स मोस्टली इसलिए शुरू करता है क्योंकि वुमेन उसे चाहती हैं। वो खुद के बारे में कंफ्यूज्ड है। वो ब्रिट के किस का जवाब देता है, लेकिन कह देता है कि वो एक्सपेरिमेंटिंग था। साइरस परफेक्ट नहीं है। वो रिलेटेबल है क्योंकि वो इम्परफेक्ट है। एमी का कैरेक्टर। एमी नॉवेल की टर्निंग पॉइंट है। वो साइरस की गर्लफ्रेंड की तरह एंटर करती है और ब्रिट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेजेंस बन जाती है। एमी की 3 डिफाइनिंग क्वालिटीज हैं। पहली, वो इंटेलेक्चुअली ब्रिट के बराबर है। वो लाइब्रेरी में काम करती है,
बुक्स, ऑथर्स, पोएट्स, सबके रेफरेंसेस उनके बीच फ्रीली फ्लो करते हैं। कोई और कैरेक्टर ब्रिट के साथ इस लेवल पे एंगेज नहीं करता। दूसरी, वो डिसेबिलिटी के बारे में अनकन्वेंशनल है। वो ब्रिट को एक इंसान की तरह डिजायर करती है। डिसेबिलिटी को एक पार्ट ऑफ हिम मानती है, उसकी डिफाइनिंग फीचर नहीं। तीसरी, वो बोल्ड है। वो ब्रिट को पब्लिक में किस करती है, कंसीक्वेंसेस जानती है फिर भी। वो सिनेमा में जजमेंटल बाप को लाउडली कन्फ्रंट करती है। एमी वो इंसान है जिसने ब्रिट को ये रियलाइज कराया कि वो जेन्युइनली डिजायर्ड और लव्ड हो सकता है। मूनलाइट में एक सीन है जहां ब्रिट लाइट्स ऑफ करना चाहता था ताकि एमी उसकी बॉडी ना देखे। एमी नहीं मानती। वो समझती है क्यों ब्रिट ये कह रहा था, और वो डेलिबरेटली उस डिस्कम्फर्ट को एड्रेस करती है। ये मोमेंट ब्रिट की हीलिंग में सेंट्रल था। नॉवेल की लास्ट लाइन, आई लाइक द वे आई लुक्ड, एमी की वजह से पॉसिबल हुई। एमी ने ब्रिट को दिखाया कि उसकी बॉडी लवेबल है, और उस इंसाइट ने परमानेंटली ब्रिट का खुद के बारे में नजर बदल दिया। डॉली का कैरेक्टर, डॉली ब्रिट की बड़ी बहन है। वो मदर फिगर भी है, कॉन्फिडेंट भी, दोस्त भी। वो विटी है, सार्कास्टिक है, बोल्ड है। डॉली की बोल्डनेस यह है कि वो सलीम से, एक मुस्लिम डॉक्टर से, प्यार करती है, और सेरा की सारी ऑब्जेक्शंस के बावजूद हंगर स्ट्राइक करके शादी करने पे राजी हो जाती है। वो अपनी चॉइस के लिए लड़ सकती है। डॉली का ब्रिट के लिए लव जेन्युइन है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। उसकी लेटर में वो ऑनेस्टली लिखती है कि कभी-कभी वो ब्रिट से हेट फील करती थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन एक पल के लिए भी वो नहीं सोचा कि काश अलग भाई होता। ये ऑनेस्टी डॉली को एक रियल कैरेक्टर बनाती है, आइडियलाइज्ड सिस्टर नहीं। डॉली राइटिंग के बारे में कंसिस्टेंटली ब्रिट को एनकरेज करती है। अमेरिका से लेटर्स में भी वो पूछती है कि क्या उसने लिखना शुरू किया। वो जोकिंगली ब्रिट को सजेस्ट करती है कि वो फैमिली के ऊपर नॉवेल लिखे और टाइटल रखे द क्रूअल कॉटवाल्स। यह ब्रिट की राइटिंग आइडेंटिटी की तरफ पुश है जो डॉली कंसिस्टेंटली करता है। डॉली ने पहले ब्रिट को ब्रिट नाम दिया था। ये एक एक्ट ऑफ लव था और एक्सेप्टेंस भी। वो डिसेबिलिटी को शेम नहीं करता, वो उसे एक नाम देता है जो ह्यूमर के साथ एक्नॉलेज करता है। और एक फाइनल थॉट, ट्राइंग टू ग्रो इस यूनिट की सभी टेक्स्ट्स में सबसे यूनिक टेक्स्ट है इसी वजह से, क्योंकि यह डिसेबिलिटी को ट्रेजेडी की तरह प्रेजेंट नहीं करता, इंस्पिरेशन की तरह भी नहीं। यह डिसेबिलिटी को एक जिंदगी की तरह प्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स, पेनफुल, फनी, कंफ्यूज्ड, सेक्सुअल, लोनली, और अल्टीमेटली होपफुल। कोई और टेक्स्ट इस यूनिट में यह कॉम्बिनेशन अचीव नहीं करता, और ये कॉम्बिनेशन ही कांगा की रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन है। यही इस नॉवेल को टाइमलेस बनाता है।